वेलकम एवरीवन। तो आज हम डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में कौन सा ट्रेंड पढ़ेंगे, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई का। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, जनरल इंट्रोडक्शन, ठीक है, कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन होते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम क्या चर्चा करने वाले हैं, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट एंड पर्टिकुलरली उसमें भी 3D सीरीज की हम बात करेंगे, ठीक है। 3D सीरीज की बात करेंगे। अब देखो, तुम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो एटॉमिक रेडियाई होता है, अगर हम एस और पी ब्लॉक के केस में जब 11th में पढ़ते थे तो वहां पे क्या था, एक जनरल ट्रेंड था। और वो जनरल ट्रेंड क्या था कि जब तुम लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो जो एटॉमिक रेडियाई है वो डिक्रीज करता है, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक, जब तुम अप से डाउन मतलब ऊपर से नीचे ग्रुप में जब मूव करते थे तो क्या होता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ता था, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। ठीक, तो ये सारी जनरल बात है, जनरल ट्रेंड था जो कि तुम लोग याद कर लेते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पे एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया में एक जनरल ट्रेंड नहीं है। हो क्या रहा है कि जो भी वैल्यूज, हम चाहे आयनाइजेशन की बात करें चाहे एटॉमिक की बात करें, उनमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस आ रहे हैं, ठीक है। तो हमें उन वेरिएशंस के बारे में पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। तो सबसे पहले एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया को समझने के लिए मैं सबसे पहले एक बात बता दूं कि यहाँ पे जो साइज ऑफ एलिमेंट है ना, वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और वो दो फैक्टर्स क्या है, सबसे पहला हमारा क्या है फैक्टर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सबसे पहला फैक्टर क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक, ये बात याद रखो। अगर तुम्हें जनरल में नहीं भी पता है, वैसे तो यार 11th 12th में आ चुके हो, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और ये सब बातें तुम लोगों को पता होनी चाहिए। तो मैं वो पॉइंट को दिमाग में रख के तब मैं ये सब चीजें बता रही हूँ, ठीक है। तो देखो क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा ना, जब एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ता है। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेगा तो किसी भी एटम में प्रोटॉन कहाँ पे ऐड होता है, न्यूक्लियस में ही तो आके रहता है। किसी भी एटम में न्यूक्लियस में ही तो प्रोटॉन आता है। तो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियस में ऐड ऑन होता है। तो जब न्यूक्लियस में प्रोटॉन जब न्यूक्लियस में प्रोटॉन ऐड ऑन होंगे तो वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस को चार्ज देते हैं, ठीक है। वो क्या करेंगे, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा देते हैं। अब क्या होता है न्यूक्लियर चार्ज का मतलब, और इससे फर्क क्या पड़ता है, देखो जब भी न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता है ना, तो उसकी क्या टेंडेंसी होती है, न्यूक्लियस की टेंडेंसी होती है कि अगर ये एटम है और ये न्यूक्लियस है, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें प्रेजेंट है, तो जो इसका सबसे आउटर मोस्ट शेल होगा ना, सबसे आउटर मोस्ट शेल, उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी होती है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो क्या बढ़ता है बताओ, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल, या फिर इसे क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल, वो क्या बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है। अब अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो सोचो क्या होगा, साइज क्या होता है, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो साइज क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक। तो ये बात समझ लो कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या फर्क पड़ता है, ये बात मैंने बता दी। अब दूसरा फैक्टर क्या है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन ही होगा, ठीक है। और तुम यहाँ पे पर्टिकुलरली एक एलिमेंट में, तुम्हें यहाँ पे पर्टिकुलरली सारे इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं है, हम सिर्फ दो ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन को ही अपना कंसर्न बना के चलेंगे, और वो कौन सा है, 3D और 4s, ठीक है। तो बस याद रखना, हम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन किसके बीच की बात कर रहे हैं, 3D और 4s के बीच में यहाँ पे। तो देखो जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन बढ़ेगा, ठीक है, मान लो ये हमारा 3D शेल है और ये 4s है, तो अगर 3D में भी बहुत इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक फैक्टर होगा कि न्यूक्लियस इस बाहरी वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से। और एक फैक्टर ये भी काम करेगा कि भाई सबसे आउटर मोस्ट शेल क्या है, यहाँ पे मैंने तुम लोग को ये सब डिटेल में बता दिया है। सबसे आउटर मोस्ट शेल क्या है, 4s, उसके अंदर यहाँ पे क्या है, 3D। और हमें पता है कि हम डी ब्लॉक एलिमेंट में 4s के बाद 3D में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। तो जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे तो क्या होगा,
इस इलेक्ट्रॉन, ये 3D के इलेक्ट्रॉन्स 4s के इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपेल भी तो करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से ये दोनों फैक्टर्स वर्क करते हैं, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा तो रिपल्शन की वजह से क्या होगा, साइज इंक्रीज करता है, ठीक है। तो आई होप ये बात तुम लोग को समझ आ गई होगी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो, लिख लो, ठीक। अब अगर तुमने ये बात समझ ली तो अब हम समझेंगे कि इसका क्या फर्क पड़ रहा है डी ब्लॉक एलिमेंट के साइज पे, इन दोनों फैक्टर्स का। देखो डी ब्लॉक एलिमेंट में ना एक ट्रेंड नोटिस किया गया है एटॉमिक और आयनिक रेडिया में, और वो ट्रेंड क्या है कि स्कैंडियम से लेके मैंगनीज तक, किसी किसी बुक में क्रोमियम लिखा होगा, ठीक है। ये देखा गया कि स्कैंडियम से लेके मैंगनीज तक क्या होता है, साइज जो होता है वो डिक्रीज कर रहा था। फिर आयरन कोबाल्ट निकल का साइज क्या हो जाता है, कांस्टेंट दिखा रहा था। साइज क्या दिखेगा तुम्हें, कांस्टेंट दिखेगा। और फिर जब तुम देखोगे तो कॉपर और जिंक का तुम्हें क्या दिखेगा, साइज बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो कुछ इस तरीके का इरेगुलर ट्रेंड दिखता है डी ब्लॉक एलिमेंट में। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, तो तुम्हें वही 2 पॉइंट्स लेके चलने हैं। सबसे पहला क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, और वो भी किन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, 3D और 4s के, ठीक है। तो देखो साइज डिक्रीज क्यों कर रहा है स्कैंडियम से लेके मैंगनीज तक, तो उसका रीजन ये होता है बेटा कि देखो जब स्कैंडियम का अगर तुम केस समझोगे, स्कैंडियम में अभी क्या है, मान लो ये 3D का शेल है और ये 4s का है। तो 4s में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और 3D में यहाँ पे अभी 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। स्कैंडियम का केस मैं बता रही हूँ। तो देखो यहाँ पे दोनों, किसी भी एटम में, किसी भी एलिमेंट में दोनों ही इफेक्ट वर्क करेंगे, ठीक है। ये मत समझना कि सिर्फ एक ही फैक्टर वर्क कर रहा है, फैक्टर दोनों वर्क करते हैं। अंतर सिर्फ इस चीज में आ जाता है कि कौन सा फैक्टर एक दूसरे को डोमिनेट कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो न्यूक्लियस जो होता है, क्योंकि मैंने बनाया इस तरीके से, लेकिन एलिमेंट प्रेजेंट कैसा होता है, स्कैंडियम होता है, फिर टाइटेनियम होगा, फिर वेनेडियम होगा, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, इस तरीके से प्रेजेंट होगा ना। तो क्या हो रहा है कि स्कैंडियम में अभी ये न्यूक्लियस की टेंडेंसी अभी है कि वो क्या करता है, बाहरी इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचता है। ये तो न्यूक्लियस की हर एलिमेंट में टेंडेंसी होती है, ठीक है, कि वो सबसे बाहरी वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर चार्ज की पावर होती है, ठीक। तो जब ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, अट्रैक्शन कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कौन सा फैक्टर दोनों में से वर्क कर रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वर्क कर रहा है, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये वर्क कर रहा है। अब क्योंकि स्कैंडियम में अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है बाकियों के कंपैरिजन, बेटा बाकी का कंपैरिजन करना, ठीक है, क्योंकि बाकियों के कंपैरिजन स्कैंडियम के डी में, 3D शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, क्योंकि कम है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होने की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है ना, वो क्या होगा, जेड इफेक्टिव के कंपैरिजन, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कंपैरिजन कम होता है, ठीक है। तो ये फैक्टर था साइज को घटाने के लिए, क्योंकि ये अट्रैक्शन करता था, और ये फैक्टर था ये रिपल्शन करके क्या कर रहा था, साइज को बढ़ाता था, ठीक। तो खुद सोचो यहाँ पे ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन केसेस में स्कैंडियम से लेके कहाँ तक, मैंगनीज तक क्या होता है, जेड इफेक्टिव जो होता है ना, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन से ज्यादा डोमिनेट कर जाता है। तो इस वजह से क्या होगा, जब जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ से यहाँ ज्यादा वर्क कर रहा है, तो क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से क्या होगा, न्यूक्लियस क्या करेगा, आउटर मोस्ट को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। उसी साथ साथ में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि रिपल्शन नहीं हो रहा है, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो थोड़ा कम होता है। तो क्या होगा, जब उसे अपनी तरफ खींचेगा तो साइज क्या होगा, छोटा होगा। तो आई होप ये एक्सप्लेनेशन समझ आ गया होगा। अब तुम देखो, जब तुम बढ़ रहे हो स्कैंडियम से, मतलब ये मैंने लिखा है ऐसे बेटा, उसको कंफ्यूज मत होना कि ये इस तरीके से प्रेजेंट होता है, ये अलोंग द पीरियड प्रेजेंट होता है, इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक। तो देखो जब तुम मूव करते हो तो तुम्हें यहाँ दिख रहा है टाइटेनियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, डी में यहाँ पे 3, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ पे क्या हो गया, 6 हो गए,
ठीक, मतलब क्या हो गया बेटा, डी के जो ऑर्बिट है उसमें क्या हो रखे 6 इलेक्ट्रॉन भरे हैं यहाँ पे। ठीक, तो अब एक बात बताओ, यहाँ से आयरन, कोबाल्ट, निकल, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर है वो क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के जो नंबर है वो बढ़ रहे हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ेगा तो देखो क्या है, इस तरीके से समझ सकते हो। पहले यहाँ स्कैंडियम से मैंगनीज तक ये जेड इफेक्टिव जो था वो डोमिनेट कर रहा था और जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है वो कम हो रहा था। ठीक, कम है। लेकिन जैसे जैसे डी में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ता जाता है, ठीक है, तुम्हें दिख रहा है आयरन, कोबाल्ट, निकल से पेयरिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता है, भाई ये वैल्यू भी तो बढ़ेगी। ये क्या अकेले बैठे रहेगा चुपचाप कि नहीं हम नहीं बढ़ेंगे, उसी को बढ़ने दो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो क्या होता है, ये भी क्या करेगा, धीमे 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 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक पॉइंट ऐसा आ गया जब ये दोनों इफेक्ट एक दूसरे को क्या करते, काउंटर बैलेंस करते। भाई कोई चीज कम थी तो वो यहाँ पे एब्रप्टली बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं कर देता इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन का, धीमे धीमे ये वैल्यू बढ़ता है, मतलब यहाँ से बढ़ते हुए आ रहा है। इस पॉइंट से ये देखा गया था कि जो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है 3D और 4s के बीच का, वो क्या करता है, जेड इफेक्टिव को काउंटर बैलेंस कर देता है, क्योंकि यहाँ पे जेड इफेक्टिव और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काउंटर बैलेंस कर रहे हैं, काउंटर बैलेंस कर रहे हैं। इसी वजह से यहाँ पे जो साइज है ना वो कांस्टेंट हो जा रहा है। ठीक है, इसी वजह से आयरन, कोबाल्ट, निकल का साइज जो होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। ठीक, अब देखो कॉपर और जिंक में क्या हो रहा है, तो खुद सोचो। अब अगर तुम कॉपर और जिंक का केस देखो तो कॉपर और जिंक के डी ऑर्बिटल पूरे खचाखच भरे हुए। ठीक है, क्या देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो मतलब इन दोनों में ही डी ऑर्बिटल्स में जितनी टेंडेंसी थी उतने इलेक्ट्रॉन्स भर दिए गए। अब भाई जब जितनी टेंडेंसी उतनी तुमने जब इलेक्ट्रॉन्स भर ही दिए हैं तो भाई ये के इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एक शील्ड की तरह काम करेंगे। मतलब देखो ये किसका है, कॉपर और जिंक में क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन इतना ज्यादा भर जाते हैं, अपनी फुल टेंडेंसी से फिल हो जाता है। तो ये देखो ये क्या कर रहा है भाई, पहले इनके पास कुछ तो जगह था कि अच्छा भाई ये न्यूक्लियस को झांक के देख ले रहा है, हाँ भाई हम तुम्हें देख पा रहे हैं, ठीक है, तुम वहां पे अट्रैक्शन लगाओ। लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं, ये बिल्कुल इसको ढक दे रहे हैं, एज ए स्क्रीन कर दे रहे हैं इनको। तो क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो अब यहाँ पे क्या होता है, इस दोनों केस में कॉपर और जिंक में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है वो ज्यादा हो जाता है जेड इफेक्टिव के। और इसी वजह से जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा तो खुद सोचो क्या होगा, यहाँ पे इनके इलेक्ट्रॉन्स है, इनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन हो रहा है, तो ये इसको न्यूक्लियस भले ही पास खींच रहा होगा लेकिन ये बोलेंगे कहाँ भैया हमारा नंबर ज्यादा है, हम तुमको अंदर नहीं आने देंगे, भगो यहाँ से। तो ये इसको क्या करेगा, बाहर की तरफ धक्का देगा। तो जब बाहर की तरफ धक्का देगा तो साइज क्या होगा भाई, बढ़ेगा। ठीक है, तो ये होता है ट्रेंड 3D सीरीज का, एटॉमिक रेडियाई का। अभी आयनिक रेडिया मैंने नहीं बताया, तो मैंने तुम लोग को एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड अलोंग द पीरियड इन 3D सीरीज एक्सप्लेन कर दिया। अब हम ग्रुप में समझेंगे ट्रेंड को, समझ आया। तो देखो अब हमने क्या समझ लिया कि जब हम कहाँ से कहाँ मूव कर रहे थे, जब हम पीरियड में मूव कर रहे हैं तो जो ट्रेंड था मैंने बता दिया, स्कैंडियम से लेके मैंगनीज, किसी किसी बुक में क्रोमियम भी लिखा होगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्या होता है, साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। क्यों, बता रखा है, जेड इफेक्टिव इज मोर देन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, है ना। फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, साइज कांस्टेंट हो जाता है। ठीक, रीजन समझा रखा। और यहाँ पे क्या होगा, साइज इंक्रीज करेगा। ये था ट्रेंड जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब तुम्हें क्या करना है, ग्रुप में ट्रेंड समझना है। तो ग्रुप में क्या होता है, देखो जब तुम यहाँ पे ऊपर से नीचे आओगे, ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे तो ठीक ठाक दिखेगा, यहाँ पे तुम्हें साइज बढ़ता हुआ दिखेगा। क्यों, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल, है ना। यहाँ पे शेल बढ़ता रहता है, जेड इफेक्टिव क्योंकि कम होता है, तो इसी वजह से यहाँ पे क्या होगा, साइज बढ़ता है। यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन तुम लोगों से क्वेश्चन कहाँ पे पूछा जाता है, यहाँ पे दिक्कत कहाँ से आ जाती है, टाइटेनियम से जब जिरकोनियम पे मूव करते हो, यहाँ से यहाँ जाओगे तो तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पे साइज बढ़ रहा था,
लेकिन जैसे ही जिरकोनियम से हाफनियम पे जाते हैं ना, हॉफनियम पे, तो हमें दिखता है कि इन दोनों का साइज क्या है, ऑलमोस्ट सेम आता है। ऑलमोस्ट क्या आता है, सेम आता है। लेकिन हमने तो अभी क्या पढ़ा बेटा कि ऊपर से नीचे जाने पे साइज को बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। केमिस्ट्री ऑलवेज प्लेज विथ योर इमोशंस, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। तो इसका रीजन क्या है वो हमें समझना है। तो देखो इसका रीजन क्या होता है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो साइज ऑलमोस्ट सेम किसकी वजह से हो जाता है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, अब देखो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ये चीज मैं तुम लोगों को समझा रही हूँ। उसके लिए पहले देखो मैंने तुम लोगों को जिरकोनियम और हॉफनियम दोनों के ही कॉन्फ़िगरेशंस लिख के दिए हैं। ठीक, तो अगर तुम कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो जिरकोनियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 4d2 5s2। ठीक है, और हॉफनियम का अगर तुम देखोगे तो तुम्हें क्या दिख रहा है, 5d2 4f14 और 6s2, है ना। अब देखो तुम्हें क्या समझना है यहाँ पे कि ऐसा क्या हो गया है कि यहाँ पे साइज जो है वो सेम आ गया है। तो देखो क्या होता है यहाँ पे, अगर तुम यहाँ पे देख रहे हो तो तुम्हें दिखेगा यहाँ पे 4f ऑर्बिटल आ गया। अब तुम्हें पता है कि 4f ऑर्बिटल की जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होती है या जो शील्डिंग इफेक्ट होती है वो क्या होता है, बहुत ही पुअर होता है, क्योंकि उसका साइज बहुत ही डिफ्यूज्ड होता है। ये सब बातें बेटा 11th में तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, तुम्हें पता है ना बेटा, अगर ये एक इस तरीके से एटम प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, सबसे बाहर में 6s है, फिर क्या आ गया हमारा 4f आ गया, और फिर क्या आ गया आएगा हमारा 5d। तो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे आउटर मोस्ट वैलेंस और न्यूक्लियस के बीच में यहाँ पे किसका इन्वॉल्वमेंट आ गया, 4f का। और हमें पता है कि जो 4f की स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर जो शील्डिंग इफेक्ट होती है, शील्डिंग इफेक्ट, वो क्या होती है, पुअर होती है। वो क्या होती है, पुअर होती है। क्यों होती है पुअर, बिकॉज इट इज वेरी मच डिफ्यूज्ड, वेरी मच डिफ्यूज्ड। इसका शेप बहुत ही डिफ्यूज्ड टाइप का होता है। ठीक है, तुम लोग को पता है ना ये बात कि जो S होता है वो बिल्कुल स्फेरिकल होता है। ठीक है, और जो ये D एंड F होते हैं इनके शेप डिफ्यूज टाइप के होते हैं, जिसमें F जो होता है उसका तो स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट बिल्कुल ही बकवास होता है। ठीक है, मतलब वो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को उतना अच्छा नहीं शील्ड कर पाते एज कंपेरिजन टू S और P। अगर यहाँ पे S का ऑर्बिटल आ जाता, ठीक है, तो वो, और उसमें अगर मान लो, ये एक अजम्पशन वाली बात है, ऐसा दिल में मत लगाना बातों को, अगर यहाँ पे S का ऑर्बिटल होता और वो पूरा फुल्ली फिल्ड होता तो वो बहुत अच्छा शील्ड करता। लेकिन यहाँ पे क्योंकि 4f का ऑर्बिटल है और उसका शेप बहुत ही डिफ्यूज्ड होता है। अब देखो शेप डिफ्यूज्ड होने का मतलब क्या है कि अगर जैसे देखो, अगर ये एक एग्जांपल मैं बता रही हूँ, ठीक, यहाँ पे एक आउटर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब जो S का ऑर्बिटल होता है ना, उसका शील्डिंग बहुत परफेक्ट होता है, उसका शेप बहुत अच्छा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑलरेडी इसका शेप बहुत अच्छा है, इसका पेनिट्रेशन पावर ज्यादा अच्छा, और अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स भर भर के भर गए तो क्या होगा, इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट बहुत बढ़िया हो जाता है S के केस में, S के केस में, है ना। लेकिन यहाँ पे क्योंकि F का स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट अच्छा नहीं होता, ये ज्यादा डिफ्यूज्ड फॉर्म में इसका शेप होता है। तो मान लो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो डिफ्यूज्ड शेप होने की वजह से ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फील करेगा, क्योंकि यहाँ पे मान लो, इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि शेप में क्या गैप है कहीं कहीं पे। ठीक है, तो उन गैप वाले एरिया से क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अट्रैक्शन फील कर रहा है। ये वाला नहीं फील करेगा क्योंकि यहाँ पे ऑर्बिट आ गया और मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होगा, तो ये उतना नहीं फील कर पाएगा। फिर मान लो ये वाला फिर अट्रैक्शन फील कर रहा है। तो ये बस मैं तुम लोग को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि क्योंकि F का जो शेप होता है वो थोड़ा डिफ्यूज्ड होता है, थोड़ा इरेगुलर शेप होता है, तो इसकी वजह से उसका जो शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट होती है वो बहुत पुअर होती है। तो अगर शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होगी ना, तो जो Z इफेक्टिव होता है न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फॉर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वो बढ़ जाता है। ठीक है, खुद समझो, यहाँ पे ऑलरेडी S के केस में शेप बहुत अच्छा है, इलेक्ट्रॉन्स भी अगर भर भर के भर गए तो ये क्या करेंगे, ये कोई चांस ही नहीं है कि ये बाहर के इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के चार्ज को बहुत अच्छा अट्रैक्शन अपनी तरफ फील कर पाए। लेकिन इस केस में क्या है कि जहां जहां पे शेप डिफ्यूज्ड है
वहां वहां के इलेक्ट्रॉन्स तो वो अट्रैक्शन को फील कर रहे हैं ना, तो कंपैरिजन वाइज समझो, ठीक है। तो अगर स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट पुअर होती है ना, स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट जितनी कम होती है, जेड इफेक्टिव जो होता है ना, या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो उतना ज्यादा होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने का मतलब समझो कि अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल वो भी क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। तो जब वो ज्यादा होगा तो साइज बढ़ने के बजाय क्या होगा, डाउन द ग्रुप जाके साइज बढ़ने के बजाय साइज क्या हो रहा है, घट रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे इसकी वजह से क्या हो जाएगा, साइज घट जाएगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो देखो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, उसे मैंने बता दिया ना तुम्हें कि समझने के लिए, देखो मैंने समझा दिया है कि क्योंकि यहाँ 5D सीरीज से एफ ऑर्बिटल में फिलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, और क्योंकि एफ ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो डिफ्यूज्ड होता है, इस वजह से क्या होगा, जो स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट होती है वो कम होती है, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, ज्यादा होता है। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड जो भी शेल होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, तो साइज क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि साइज बढ़ेगा, लेकिन साइज जो होता है जिरकोनियम, हाफनियम और भी बाकी जो आगे के एलिमेंट्स होते हैं उनके साइज ऑलमोस्ट सेम आ जाते हैं, ठीक है। अब बस यहाँ पे इसका डेफिनेशन समझ लो क्या होता है, फिलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल, फिलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल बिफोर 5d result in decrease in atomic size, due to poor shielding effect of f orbital। इसी को क्या बोलते हैं हम, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। समझ आया? इस डेफिनेशन को मैं समझा रही हूँ, जैसे अगर ये एक एटम है तो पहले क्या प्रेजेंट होगा, 4f, फिर क्या होगा 5d, और फिर क्या होगा 6s। तो मैंने क्या बताया, 5d ऑर्बिटल के पहले 4f ऑर्बिटल का फिल हो जाना, जिसके वजह से क्या होता है, एटॉमिक साइज में डिक्रीमेंट दिखता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। खुद समझो बेटा, मैंने अभी तुम लोगों को समझाया था ना कि यहाँ पे क्या होगा, पहले डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन होते हैं, जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो डी ऑर्बिटल में एंटर करे, तो यहाँ पे इन दोनों की पहले फिलिंग हो जाती है, ठीक है। उसके सॉरी 4f नहीं, मतलब 6s और 5d की पहले फिलिंग हो जाती है, फिर क्या होता है, 4f में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। जब 4f में पूरे 14 के 14 इलेक्ट्रॉन भर दिए जाते हैं ना, उसके बाद किसमें, सबसे लास्ट में 5d में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो क्योंकि पहले ही हमने इलेक्ट्रॉन को 4f में भर दिया है, तो उस वजह से क्या होता है बताओ, क्योंकि 4f में पहले इलेक्ट्रॉन भर दिया गया और हमें पता है कि 4f का जो शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो कम होता है, तो वो क्या करेगा, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को बढ़ाता है फॉर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से क्या होता है, साइज छोटा हो जाता है। तो आई होप तुम लोग को लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन समझ आया होगा। तो देखो अब हमें क्या करना है, आयनिक रेडियाई का ट्रेंड समझना है, ठीक है। तो देखो जब तुम्हें आयनिक रेडियाई का ट्रेंड समझना है ना, तो सबसे पहला एक केस समझ लो, व्हेन ऑक्सीडेशन स्टेट इज सेम। जब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, अगर सभी एलिमेंट का मतलब 3D वाले में अगर सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर सेम आ जाए, तो आयनिक रेडिया का ट्रेंड क्या होता है, देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, फिर क्या आएगा, कॉपर, जिंक, ठीक है। ये है, हमने ले लिया। अब देखो क्या होता है, अगर ये सभी सेम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे और मान लो वो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सारे एलिमेंट्स सब एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और वो क्या है, +2। तो मान लो अगर ये सभी के सभी क्या करे, +2 शो कर रहे हैं, तो तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयनिक रेडियाई का ट्रेंड बताओ भैया। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे अब तुम्हें आयनिक रेडियाई का ट्रेंड बताना है, तो एक बात समझ लो, जो आयनिक रेडियाई होता है ना, वो क्या होगा, अलोंग द पीरियड, यहाँ पे क्या होता है, डिक्रीज करता है। आयनिक रेडियाई अलोंग द पीरियड, इस केस में जब ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहेगा उस टाइम पे क्या होगा, इट डिक्रीजेस, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अब रीजन क्या है, तुम्हें वही चीज है, वही 2 पॉइंट से समझाने, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। तो क्या होता है, देखो खुद समझो, यहाँ पे जब तुम यहाँ पे जा रहे हो,
जब तुम स्कैंडियम से जिंक की तरफ जा रहे हो तो क्या होगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर क्या होगा, बढ़ेगा। अब अगर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऐड होंगे। एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो अगर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो उतना ज्यादा प्रोटॉन का नंबर बढ़ेगा। प्रोटॉन बढ़ने का मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियस में मोर ज्यादा से ज्यादा प्रोटॉन ऐड होंगे, तो मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन will be added टू न्यूक्लियस। अब अगर न्यूक्लियस को प्रोटॉन देने का मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियस को न्यूक्लियर चार्ज दे रहे हैं हम, ठीक है। अब न्यूक्लियस को न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा रहे हैं, तो मैंने बताया था तुम लोग को कि फिर क्या बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, ठीक है, जिसके वजह से क्या होगा, आयनिक रेडियाई जो है यहाँ पे साइज जो होगा वो घटेगा, ठीक है। लेकिन बेटा तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि अच्छा मैम क्यों यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट भी तो बढ़ सकता था। तो देखो बेटा शील्डिंग इफेक्ट जो है यहाँ पे अलोंग द पीरियड डिक्रीज करता है। रीजन उसका ये है कि अगर तुम देखो ये +2 चार्ज कैसे अपने ऊपर गेन कर रहा है, बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ना। मतलब अगर तुम प्रोटॉन के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन का कंपैरिजन करोगे तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन का नंबर हर केस में कम ही तो होगा, खुद सोचो ना। यहाँ पे क्योंकि ये +2 चार्ज इज बीइंग गेन्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होगा, कम होगा। अब जब इलेक्ट्रॉन का नंबर कम होगा तो शील्डिंग इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम होगा, जिसकी वजह से हम यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कह लो, उसको यहाँ पे हम मेंशन नहीं कर रहे हैं। मतलब वो जेड इफेक्टिव के कंपैरिजन यहाँ पे कम है और इस वजह से यहाँ पे साइज अलोंग द पीरियड आयनिक रेडियाई जो है वो घटता है, ठीक है। आई होप ये बात समझ आई होगी। अब तुम्हें एक और बात समझनी है कि इन जनरल जो आयनिक रेडियाई होता है ना, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज्यादा होगा उसका आयनिक रेडियाई उतना कम होता है, ठीक है। आयनिक रेडियाई is inversely proportional to oxidation state और oxidation number, ठीक है। मतलब ये है, अगर तुम्हें ये बात अगर नहीं पता तो अभी सुन लो कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। मतलब ये है वो +4 +5 +6 +7 भी शो कर सकते हैं अप टू सर्टेन एलिमेंट। तो मान लो अगर कोई एक एलिमेंट है जो +5 शो कर रहा है और एक एलिमेंट है जो +3 शो कर रहा है, तो अब अगर तुमसे इसमें कंपेरिजन पूछ लेंगे, मैं यहाँ पे जनरल कंपैरिजन दे रही हूँ, खुद सोचो यहाँ पे जिसपे +5 चार्ज है उसमें मोर इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, इलेक्ट्रॉन का जो लॉस है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। जब इलेक्ट्रॉन का लॉस ज्यादा होगा तो इस केस में प्रोटॉन के कंपैरिजन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर कम होगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर कम होगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर कम होगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम होगा और जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो क्या होगा, साइज छोटा होगा, ठीक है। इसी वजह से जिसपे भी ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज्यादा होगा ना, जितना ज्यादा होता है ना, उसका आयनिक रेडियस उतना ही छोटा होता है। जैसे अगर तुम कंपैरिजन करना चाहो तो आयरन का कंपैरिजन कर सकते हो, Fe+2 और Fe+3 है, तुम्हें बताना है इन दोनों में से किसका आयनिक रेडियस ज्यादा है। आयनिक रेडियस किसका ज्यादा है, तो बताओ कैसे बताओगे। तो देखो अब इस केस में कैसे कंपेयर करोगे, दोनों का ही एटॉमिक नंबर कितना है, 26। दोनों में ही एटॉमिक नंबर कितना है, 26। मतलब दोनों में ही नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, दोनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 26, ठीक। दोनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 26। लेकिन तुम्हें पता है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, बताओ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 24। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 23। तो अगर तुम देख रहे हो कंपैरिजन में, तो देखो यहाँ पे प्रोटॉन का नंबर 26 है और इलेक्ट्रॉन का नंबर 23 है। यहाँ पे प्रोटॉन का नंबर कितना है, 26 होगा यहाँ पे भी, लेकिन इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है यहाँ पे, 24 है।
तो अगर तुम विथ कंपैरिजन देखोगे बेटा, कंपैरिजन भले ही बहुत छोटा है लेकिन सेम एलिमेंट में जब ऐसा कंपैरिजन आ जाएगा तो तुम्हें थोड़ा तो ध्यान देना पड़ेगा ना कि यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है बेटा 23, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नंबर 24 है। तो इसके कंपैरिजन इसमें अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर भले ही थोड़ा ज्यादा है लेकिन ज्यादा तो है ना, तो क्या होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा होगा, तो साइज भी क्या हो जाएगा इसका ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही है छोटा सा एक्सप्लेनेशन। तो इस वजह से क्या कहोगे कि Fe+2 का आयनिक रेडिया ज्यादा होता है एज कंपेरिजन टू Fe+3। ठीक है, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है वो इसके कंपैरिजन क्या होता है, विद कंपैरिजन टू Fe+2 इलेक्ट्रॉन का नंबर वहां पे थोड़ा सा कम है, तो वहां पे रिपल्शन थोड़ा कम होगा एज कंपैरिजन टू दिस। तो बस इसी वजह से इसका साइज ज्यादा होगा। तो आई होप तुम लोगों को एटॉमिक रेडिया आयनिक रेडिया बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगले टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।